हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव एकेडमी में। इस सीरीज़ में हम यूपीपीएससी और आरओ एआरओ जो री एग्ज़ाम होने वाला है 2016 का, उसके लिए करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे थे। तो पहले लेक्चर में हमने 1 जून से लेकर के 10 जून तक का करंट अफेयर्स डिस्कस कर लिया था। उसके आगे आज शुरुआत करते हैं 11 जून से लेकर के 20 जून तक का करंट अफेयर्स इस लेक्चर में होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला है, मनरेगा योजना के अंतर्गत पार्क विकसित करने के लिए पंचवटी योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है? तो ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा प्रारंभ की गई है। इसका उद्देश्य है कि जो वहाँ पर वरिष्ठ नागरिक हैं वो इन पार्क में टहल सकें और इससे उनकी जीवन प्रत्याशा में सुधार हो सके। यानी कि इनडायरेक्टली इसका उद्देश्य है कि वरिष्ठ नागरिक जो है उनकी जीवन प्रत्याशा में सुधार करना, और साथ ही साथ मनरेगा के जो कार्य करने वाले हैं उनको काम भी मिलेगा। अगला है कि हाल ही में जारी किए गए खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? तो जैसा कि आपको पता है FSSAI, इसके द्वारा खाद्य सुरक्षा सूचकांक प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। तो जो 2020 के लिए जारी किया गया है, 2020 में जो जारी किया गया है 2019 के डेटा के आधार पर, उसमें गुजरात प्रथम स्थान पर रहा है और इसके बाद दूसरे नंबर पर तमिलनाडु और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र हैं। अगर आप यूटीज में देखोगे तो चंडीगढ़ प्रथम स्थान पर है। और इस साल की थीम क्या थी? खाद्य सुरक्षा सभी का सरोकार। तो ऐसे जो इंडेक्स आते हैं मेनली इसमें देखना होता है कि किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, और जिस राज्य का, अगर भारत में वो जारी किया गया है तो आप जिस राज्य का एग्जाम दे रहे हैं उस राज्य की पोजीशन क्या है। और अगर कोई अंतरराष्ट्रीय इंडेक्स है तो उसमें आपको देखना है कि भारत का स्थान क्या है, शीर्ष किसने किया है, शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है, साथ ही साथ उसकी थीम क्या है और कौन जारी कर रहा है। ये 3-4 कुछ मुख्य बिंदु हैं जिनके ऊपर इंडेक्स से प्रश्न आता है। तो इसका खाद्य सुरक्षा सभी का सरोकार या फिर फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, ये इसकी थीम थी इस साल के लिए। और एक हैंडबुक भी जारी की गई इस खाद्य सुरक्षा सूचकांक के साथ में, एक हैंडबुक जारी की गई। उसका शीर्षक था ईट राइट ड्यूरिंग कोविड-19। जैसा कि आप लोगों को पता है FSSAI की स्थापना 2008 में की गई थी और ये एक स्टेट्यूटरी बॉडी है। तो अगला देखते हैं, केंद्र सरकार ने बांस के आयात पर सीमा शुल्क बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो 25% कर दिया है। यह पहले 10% था। इसका उद्देश्य है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो घरेलू बांस के उपयोग को प्रोत्साहित करना है, तो उसके प्रोत्साहन को और ज़्यादा बूस्टअप मिल सके, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला है कि BS6 वाहनों CNG और पेट्रोल के लिए पूछा गया है कि इन पर किस रंग की पट्टी लगाई जाएगी। तो इनके ऊपर हरे रंग की 1 सेंटीमीटर की पट्टी लगाई जाएगी। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने ये मानक लागू करने की सूचना जारी कर दी है और ये अभी अक्टूबर से लागू हो जाएंगे। इसके अलावा जो डीजल वाहन होंगे उसके ऊपर नारंगी रंग की पट्टी लगाई जाएगी। तो आपको दोनों याद रखना है, पेट्रोल और CNG के लिए ग्रीन कलर और जो डीजल वाहन होंगे उनके लिए नारंगी कलर जो नंबर प्लेट होती है उसके ऊपर लगाई जाएगी। अगला है कि हाल ही में किस राज्य ने गौवध निरोधक संशोधन अध्यादेश 2020 इसको मंजूरी दी है? तो इसको उत्तर प्रदेश के द्वारा मंजूरी दी गई है और इसका उद्देश्य है जो गौवंशीय पशु हैं उनका संरक्षण करना, उनसे संबंधित जो अपराध होते हैं, तस्करी होती है, उसको रोकना। और इस अध्यादेश के द्वारा यह कर दिया गया कि अब अगर ऐसे अपराधों में कोई लिप्त पाया जाता है तो वो गैर जमानती अपराध है, उसकी जमानत नहीं होगी। अगला देखते हैं, बागजान तेल का कुआं जो आग लगने के कारण हाल ही में चर्चा में, ये कहाँ स्थित है? तो बहुत न्यूज में सुना होगा आप लोगों ने, ये असम में है। तो राज्य भी पूछ सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट भी पूछ सकते हैं। तो असम के तिनसुकिया जिले में ये है और इसी के नज़दीक में डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है। तो नेशनल पार्क भी नज़दीक में है, तो ये भी न्यूज़ में कई बार रहा कि इसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो हमें डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क भी पता होना चाहिए कि ये असम में ही है। अगला है, प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए रोजगार सेतु ऐप,
ये किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसमें किया क्या गया है कि सर्वे करके एक विवरण तैयार कर लिया गया है कि जो भी काम करने के इच्छुक हैं उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है, क्या उनके पास स्किल्स है या वो अनस्किल्ड हैं, तो उसी के आधार पर एक विवरण तैयार किया गया है ताकि जिसकी जैसी योग्यता है उसी के अनुसार उन्हें कार्य दिया जा सके। अगला है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष 2000 संस्थानों में भारत के कितने इंस्टीट्यूट सम्मिलित किए गए हैं? तो टॉप 200 में भारत के 3 संस्थान हैं। इसमें 172nd पोजीशन पे आईआईटी बॉम्बे है और 185th पे आईआईसी बेंगलोर है और 193 पर आईआईटी दिल्ली है। इसमें इस साल का जो रहा है 2020 में जो ये जारी की गई है सूची, तो इसमें 1029 ये टोटल इंस्टीट्यूट है जिनको सम्मिलित किया गया है। ये पूछने की संभावना कम है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें टॉप पे कौन रहा। तो पिछले 8 साल से जो टॉप पे था MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये इस साल भी टॉप पे रहा, तो लगातार 9 साल हो गए टॉप पे बना हुआ है और ये अमेरिका में। इसके अलावा सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये टॉप 4th पोजीशन जो है ये अमेरिका ले गया है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी सेकेंड नंबर पे है और हार्वर्ड आपकी 3rd नंबर पे है और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ये 4th नंबर पे है। इसके बाद 5वें नंबर पर जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है यूके की, वो आती है। तो इससे ज़्यादा इसमें नहीं पूछा जाएगा। शीर्ष स्थान कौन सा है, भारत में सबसे अच्छी रैंकिंग किसकी है? ये लगभग भारत के टोटल 12 या 13 इंस्टीट्यूट इसमें सम्मिलित किए गए हैं, शायद 13 हैं, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। तो इससे ये पूछने की संभावना कम है। हाँ, ये पूछ सकते हैं कि हाईएस्ट जो रैंकिंग जिसको मिली सबसे ज़्यादा वो किसको मिली है, या टॉप 100 में कोई है या नहीं है। तो टॉप 100 में इस बार कोई नहीं है और शीर्ष MIT है। गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है? तो जी किशन रेड्डी जो कि गृह राज्य मंत्री हमारे, तो इनकी अध्यक्षता में ये एक समिति गठित की गई है जो लगभग 30,000 स्वतंत्रता सेनानी हैं और उनके परिवार को जो पेंशन देना है उससे संबंधित जो भी मामले हैं वो ये समिति देखेगी। अगला प्रश्न, नौकरी पोर्टल किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? अभी आप देखेंगे कोविड-19 के कारण बहुत सारे जो प्रवासी मजदूर हैं वो अपने गृह राज्य में आए हैं, तो बहुत सारे राज्य हैं जो ऐसी स्कीम लॉन्च कर रहे हैं, कोई किसी नाम से, कोई किसी नाम से। तो अगर बहुत सारी एक जैसी चीज़ें बहुत सारे राज्यों में होने लगती हैं तो प्रश्न पूछने की संभावना कम हो जाती है। तो ऐसे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, ये दोनों चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। लेकिन फिर भी हम एक नज़र डाल लेते हैं कि बाय द वे अगर मैच करने को आ जाता है या पूछ लेते हैं तो पता होना चाहिए। तो नौकरी पोर्टल ये पश्चिम बंगाल ने लॉन्च किया है। अगला देखते हैं, हाल ही में मेरियाना गर्त में सर्वाधिक गहराई तक जाने वाली पहली महिला कौन है? तो ये कैथी सुलिवान है और ये अंतरिक्ष में चलने वाली भी पहली महिला हैं। इन्होंने 1984 में ये यूनिवर्स वॉक किया था, अंतरिक्ष वॉक किया था। और चैलेंजर डीप या मेरियाना गर्त ये पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थान है। इसकी गहराई जो है वो 10902, कहीं पर आपको कुछ और भी मिल सकती है लेकिन ये आसपास ही है, लगभग 11,000 किलोमीटर, सॉरी 11 किलोमीटर, यानी 11,000 मीटर भी कहीं कहीं पर मिलेगा राउंड फिगर में आपको, तो याद रखना है। और ये है कहाँ पे, ये प्रशांत महासागर में है। ये प्रशांत महासागर के जो पश्चिमी तट है उधर, जो माइक्रोनेशिया है, यानी पर बहुत सारे जहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड्स पाए जाते हैं, ये उस टेरिटरी में है। अगला है, ICGS कनकलता बरुआ नामक फास्ट पेट्रोल वेसल किसके द्वारा निर्मित किया गया? पेट्रोल वेसल यानी कि जो गश्ती नाव होती है, नाव तो नहीं बोलेंगे, गश्ती जहाज जो होता है, जो समुद्र का जो किनारा है वहाँ पर गश्त करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, तो ये है किसने विकसित किया है? तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, इन्होंने विकसित किया है। ये जो इनके द्वारा जो 5 फास्ट पेट्रोल वेसल विकसित किए जाने थे उस श्रृंखला में ये 5वां है। इससे पहले जो 4 विकसित किए गए कौन कौन सा है? जो सबसे पहले विकसित किया गया था वो ICGS प्रियदर्शनी था, उसके बाद दूसरा वाला जो था वो ICGS एनी बेसेंट था, और जो तीसरा वाला था वो था ICGS अमृत कौर,
और जो चौथा है वो अभी सेशल्स कोस्ट गार्ड को गिफ्ट किया जाएगा, उसका नाम नहीं दिया गया है कुछ, तो अभी जल्द ही वो सेशल्स को भेज दिया जाएगा, वो अपने पास इंडिया में नहीं रखा जाएगा। अगला देखते हैं, हाल ही में की गई जनगणना के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की संख्या कितनी है? तो इससे पहले 2015 में जनगणना की गई थी और फिर अभी अभी की गई है। तो अभी 674 एशियाई सिंह हैं भारत में, और 2015 में जो जनगणना की गई थी, अगर उससे हम कंपेयर करते हैं तो 29% की वृद्धि हुई है। तो आपको ये भी याद रखना है कि 29% की वृद्धि हुई है, और ये हर साल जनगणना नहीं होती, इससे पहले 2015 में हुई थी और फिर अभी हुई है। ये मेनली गिरि राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात में, वहां पे पाए जाते हैं। अगला देखते हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा जारी की गई राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में ओवरऑल कैटेगरी में किस संस्थान ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो ओवरऑल कैटेगरी में आईआईटी मद्रास ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, इसके बाद आईआईएससी बेंगलुरु है, फिर आईआईटी दिल्ली है। तो मेनली जो पहले नंबर पे बस आपको वही याद रखना है। अगला देखते हैं, 2020 के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार किसने जीता? तो ये एक साइंटिस्ट हैं, भारतीय मूल के अमेरिकी साइंटिस्ट हैं, रतन लाल। इन्होंने ये विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है, और इस पुरस्कार को कृषि क्षेत्र का नोबल भी कहा जाता है। इनको मिला है किस काम के लिए? इन्होंने मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करके जो छोटे छोटे किसान हैं उनकी मदद की है। इससे क्या हुआ कि वैश्विक खाद्य आपूर्ति में वृद्धि हुई है। तो इनके इस कार्य के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। इससे पहले एम एस स्वामीनाथन को 1970s में शायद दिया गया था, वो पहले भारतीय पुरस्कार पाने वाले। अगला देखते हैं, किस राज्य ने प्रयोग किए गए मास्क को डिस्पोज करने के लिए बिन 19 ये लॉन्च किया है? तो ये आईओटी बेस्ड एक मशीन है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसको बोलते हैं। तो केरल ने ये लॉन्च किया है। ये क्या करेगा कि जो मास्क होते हैं उसमें कलेक्ट करके उनको डिस्पोज करेगा, डिसइंफेक्ट करेगा मेनली। अगला प्रश्न है कि हाल ही में डाटा लेक, ये एक सॉफ्टवेयर किसके द्वारा लॉन्च किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, प्रश्न मेनली ये है। तो ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है, और ये पोर्टल लॉन्च करने के बाद ये अपने क्षेत्र का पूर्णतः डिजिटल संगठन हो गया है। अगला देखते हैं, हाल ही में किस देश के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो अमेरिका के द्वारा इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। क्यों लगाया गया है? कि जो अफगानिस्तान में युद्ध अपराध हुए उसकी जांच को लेकर के, तो अमेरिका ने आरोप लगाया कि ये चाइना की तरफ बायस्ड है और रशिया की तरफ बायस्ड है, इसको लेकर के अमेरिका ने इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला प्रश्न है कि युवा पेशेवरों के नवीन विचारों तक सहकारी संस्थाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कृषि मंत्रालय के द्वारा कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो ये सहकार मित्र योजना, सॉरी चेंज हो गया पेज, एक मिनट, सहकार मित्र योजना प्रारंभ की गई। तो इसके द्वारा किया क्या जाएगा कि जो भी ग्रेजुएट हैं उनको 4 महीने के लिए इंटर्नशिप प्रोवाइड कराई जाएगी और इसमें वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। अगला देखते हैं, हाल ही में वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया गया? तो ये 12 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस बार की जो थीम थी वो थी प्रोटेक्ट चिल्ड्रन इन कोविड-19 टाइम्स, और इसकी शुरुआत 2002 में की गई थी। मेनली वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, तो चाइल्ड लेबर से रिलेटेड कहीं ना कहीं है, तो अगर ऑप्शन में कई सारे इंस्टीट्यूट दिए जाते हैं, कॉमन सेंस लगा करके हम कर सकते हैं। ये जो यूएन का एक ऑर्गेनाइजेशन है, आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा 2002 में प्रारंभ किया गया था। अगला देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया? तो शोभा शेखर, ये भारतीय संगीतकार हैं और साथ ही साथ ये मेलबर्न यूनिवर्सिटी में लेक्चरर भी हैं। तो इनका जो वहाँ पर कार्य है उसके लिए उन्हें ये ऑनर दिया गया है। अगला देखते हैं, बाल श्रमिक विद्या योजना, ये किस राज्य सरकार की पहल है? तो उत्तर प्रदेश की पहल है। अगर आप यूपी की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये
योजना क्यों प्रारंभ की गई? मेनली जो कामकाजी बच्चे हैं, जो काम वाम कहीं करते हैं और स्कूल छूट गया, तो उन्हें प्रोत्साहन दिया जा सके कि वो दोबारा अपनी पढ़ाई शुरू कर सके, उसके लिए शुरुआत की गई है इस योजना की। तो ऐसे बच्चे जब स्कूल जाएंगे तो अगर वो फीमेल है यानी कि बालिका है तो 1200 रुपये प्रति माह सरकार देगी, और कोई मेल है, बालक है, तो उसको 1000 रुपये प्रति माह सरकार देगी। इसके अलावा जब वो 8th 9th और 10th ये पास करेंगे तो उन्हें 6000 रुपये अलग से दिए जाएंगे। अगला है, स्त्री नामक कार्यक्रम महिलाओं के लिए किस शहर की पुलिस के द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये हैदराबाद शहर की पुलिस के द्वारा प्रारंभ किया गया। मेनली जो भी महिलाएं घरेलू हिंसा या दुर्व्यवहार की शिकार हैं, उनकी सहायता की जा सके और उनका सामाजिक सशक्तिकरण किया जा सके, उसके लिए ये शुरू किया गया है। और इसका फुल फॉर्म क्या है? शी ट्रायम्फ आ भी नहीं पाएगा, लिखते भी नहीं बन रहा है, तो इसका फुल फॉर्म है शी ट्रायम्फ थ्रू रिस्पेक्ट, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। अगला प्रश्न है, फीफा रैंकिंग 2020 के अनुसार शीर्ष पर कौन सा देश रहा? तो इस बार जो है शीर्ष पर बेल्जियम रहा, सेकेंड नंबर पे फ्रांस रहा, फिर उसके बाद ब्राजील, फ्रांस फिर ब्राजील, और इंडिया की रैंकिंग 108 रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। टॉप याद रखना, इंडिया की रैंकिंग इतनी अच्छी नहीं है तो चांसेस कम है कि पूछा जाए, लेकिन हाँ जो टॉप पे है बेल्जियम, तो याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है कि आई फ्लो नामक शहरी एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? तो ये मुंबई के द्वारा प्रारंभ की गई। मेनली एक संयुक्त पहल है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और जो बीएमसी है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो मुंबई का है, उसके द्वारा ये प्रारंभ किया गया है कि वहाँ पर जो हर साल बारिश होती है, फिर वहाँ पर जो अर्बन फ्लड आता है उससे निपटने के लिए। ऐसी एक मिलती जुलती एक चेतावनी प्रणाली चेन्नई में भी प्रारंभ की गई, वहाँ पर भी ये समस्या है अर्बन फ्लड की। हर साल सुनते होंगे आप लोग कि बहुत बारिश होने की वजह से वहाँ पर भी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पुलिस तथा सुरक्षा कर्मियों की यूनिफॉर्म को सैनिटाइज करने के लिए जर्मी क्लीन नामक सैनिटाइजिंग चेंबर किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है, और ये चेंबर एक टाइप का, और इसमें उन चीज़ों को क्या बोलते हैं वो सैनिटाइज किया जा सकता है जो कि लगभग 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को सहन कर सकेंगे। अगला देखते हैं, विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 14 जून को मनाया जाता है, और ये WHO के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। मनाया क्यों जाता है? ये 14 जून को कार्ल लैंड स्टीनर, नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने रक्त वर्ग की खोज की थी, कार्ल लैंड स्टीनर, इनके द्वारा इनका जन्म दिवस होता है इस दिन, तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट किस देश के द्वारा जारी की जाती है? तो ये अमेरिका के द्वारा जारी की जाती है। एक आयोग है वहाँ के विदेशी विभाग के अंतर्गत, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग उसका नाम है, तो उसके द्वारा हर साल ये जारी की जाती है। और जहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित बहुत ज़्यादा अपराध नहीं हुए हैं, या धार्मिक स्वतंत्रता, मेनली इसमें दो कैटेगरी हैं, एक स्पेशल वॉच लिस्ट है, तो इसमें यह है कि अगर कुछ बहुत अपराध होते हैं, कुछ लिमिट तक कर्व की जाती है, तो उन देशों को पहले स्पेशल वॉच लिस्ट में डाला जाता है। उसके बाद अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा धार्मिक स्वतंत्रता को कर्व किया जाता है तो फिर उन्हें विशेष चिंता वाले देश के रूप में सूचित किया जाता है। तो भारत को अभी इसी विशेष चिंता वाले देश के रूप में सूचित किया गया है इस अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट के अनुसार, रिपोर्ट में। अगला है कि हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलकर इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री कर दिया है? तो ये महाराष्ट्र ने कर दिया है, बस इतना ही इसमें याद रखना काफी है। आगे देखते हैं, हाल ही में लोनार झील जो कि अपने बदलते पानी के रंग के कारण चर्चा में रही, किस राज्य में स्थित है? तो अभी आप लोगों ने सुना होगा उसका जो कलर है वो चेंज होकर के कुछ रेड या पिंकिश रेड सा हो गया था, तो इसलिए चर्चा में है।
तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और ये एक उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया था, उसकी वजह से एक क्रेटर बन गया था, तो ये क्रेटर लेक है। इसका जो रंग अभी परिवर्तन हुआ है तो वैज्ञानिक ऐसा मान रहे हैं कि उसकी सैलिनिटी बहुत बढ़ गई है और वहाँ पर जो एल्गल ब्लूम हुआ है, शैवालों की जो संख्या है बहुत तेजी से बढ़ गई, इसलिए उसका जो कलर है शैवाल के कारण ऐसा दिख रहा है। अगला है आरोग्य पथ नामक पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये CSIR के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी ग्राहक है उनको गुणवत्ता वाले उत्पादों की पहचान कराई जा सके, उन तक आसानी से उनकी पहुंच सुनिश्चित कराई जा सके। और आगे देखते हैं, कोयम्बटूर का नाम परिवर्तित करके कोयम्पुथुर कर दिया गया है, तो यह किस राज्य में है? ये तमिलनाडु में है। कोयम्बटूर जो था अब कोयम्पुथुर हो गया है, ये तमिलनाडु में राज्य में स्थित है। कोविड-19 के कारण किस देश के स्वास्थ्य मंत्री जेमी मनालिच ने इस्तीफा दे दिया? तो ये चिली के स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और चिली आपको पता है साउथ अमेरिका का एक देश है और ये जो साउथ अमेरिका का जो पश्चिमी तट है उस पर बहुत लंबा सा देश है, आपने मैप में देखा ही होगा। इसकी जो कैपिटल है वो सैंटियागो है। अगला देखते हैं, अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का जो कार्यकाल है वो कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? तो अभी कोविड-19 के कारण जो अव्यवस्था चल रही है उसके कारण 1 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अटॉर्नी जनरल के बारे में आपको पता ही होगा, संविधान का जो अनुच्छेद 76 है उसमें इसकी चर्चा की गई है। ये भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और जो इसकी डिटेल में चर्चा होगी वो कभी हम पॉलिटी जब पढ़ेंगे तो उसमें करेंगे। अगला है, सिप्री ईयर बुक 2020 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक परमाणु हथियार किस देश के पास हैं? तो सिप्री ने अभी जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये एक स्वीडिश थिंक टैंक है, सिप्री का फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इन्होंने अपनी जो 2020 की ईयर बुक जारी की है उसके अनुसार रूस के पास 6375 परमाणु हथियार हैं और दूसरे नंबर पर 5800 के साथ अमेरिका है। तो यही पूछा गया था सबसे ज्यादा किसके पास है, तो सबसे ज्यादा रूस के पास है। इसके अलावा जो ये ईयर बुक है इसमें इन्होंने 9 जो प्रमुख परमाणु सशस्त्र देश हैं उनके बारे में बताया है कि किसके पास कितने हथियार हैं। और इसमें यह भी बताया कि अकेले यूएसए और रशिया ये दो मिल करके इनके पास पूरे विश्व के परमाणु हथियारों का लगभग 90% है। तो कौन कौन से वो परमाणु हथियार संपन्न देश हैं? तो एक तो ये दो तो यही हो गए, रूस और अमेरिका। इसके अलावा यूके है, फ्रांस, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, साउथ कोरिया, इजराइल, ये सारे हैं। अच्छा, आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि जितना हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इतना सफिशिएंट है या और डीप में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। अगला है कि रेलवे स्टेशनों पर स्क्रीनिंग और निगरानी तेज करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल ने कौन सा रोबोट लॉन्च किया है? तो इसमें यह भी आपको याद रखना है कि ये आरपीएफ ने लॉन्च किया है, रेलवे पुलिस फोर्स ने, रेलवे सुरक्षा बल ने, आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। हाँ, इसका नाम है कैप्टन अर्जुन और ये पुणे में लॉन्च किया गया। अगला देखते हैं, चर्चा में रहे शब्द एस्नोमिया और एजूसिया, ये दो शब्द हैं, चर्चा में है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एस्नोमिया किससे रिलेटेड है और एजूसिया ये किससे रिलेटेड है? तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा अभी WHO ने जो कोविड-19 के सबसे मुख्य संकेत, बहुत कॉमन संकेत बताए थे, वो 3 बताए थे, एक बुखार, दूसरा थकान और तीसरी सूखी खांसी बताया था। तो आगे उसमें ये 2 और जोड़ दिए गए हैं। एस्नोमिया होता है कि जो घ्राण शक्ति होती है यानी कि जो सूंघने की पावर होती है उसका नुकसान होना, और एजूसिया यानी कि जो स्वाद लेने की शक्ति होती है उसका नुकसान होना। मेनली अगर कोई कोविड-19 से संक्रमित है तो उसमें ये 2 भी पाए जा सकते हैं, एस्नोमिया भी उसमें हो सकता है, एजूसिया भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि अगर वो किसी चीज़ को सूंघ रहा है तो उसकी गंध को फील नहीं कर पा रहा है, या कुछ खा रहा है तो उसका स्वाद नहीं आ रहा है। अगला देखते हैं, MSME के लिए किसने वेतन खाता प्रारंभ किया है? तो इसको सुरक्षा वेतन खाता नाम दिया है और एयरटेल पेमेंट बैंक जो है इसने ये शुरुआत की है। इससे क्या है कि जैसा कि आपको पता है कि MSME बहुत बड़ा एक सेक्टर है जो कि लोगों को रोजगार देता है और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत सारी सुविधाएं हैं, सामाजिक सुविधाएं या स्वास्थ्य लाभ वो नहीं मिल पाते हैं
क्योंकि वो बैंक से जुड़े हुए नहीं, तो इसके लिए एयरटेल पेमेंट बैंक ने ये शुरुआत की है। इसके द्वारा क्या होगा कि वित्तीय समावेशन उन लोगों का हो सकेगा और उनकी वित्तीय सुरक्षा हो सकेगी, वेतन उनको दिया जा सकेगा ऑनलाइन। इसके अलावा बहुत सारे जो सामाजिक और स्वास्थ्य लाभ होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं, तो जिनका खाता होता है आसानी से उन्हें मिल पाता है, तो उनको भी ये फ़ायदा मिलेगा, इसके लिए शुरुआत की गई है। अगला है कि हाल ही में वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 किसके द्वारा जारी की गई? तो ये अंकटाड के द्वारा जारी की गई है। और भारत की जो स्थिति है, भारत में 51 अरब डॉलर इन्वेस्टमेंट आया है और ये 9th पोजीशन पर है। तो दोनों चीज़ें याद रखना है कि कितना इन्वेस्टमेंट आया है 2019 में और किस पोजीशन पर है। तो 9th पोजीशन पर है, 51 अरब डॉलर इसको निवेश मिला है। और अगर देखेंगे कि नंबर 1 पे कौन है, तो 246 बिलियन डॉलर के साथ यूएसए नंबर 1 पे है। और उसके बाद चाइना का स्थान आता है, फिर सिंगापुर है। सबसे ज़्यादा बाहर किसका गया है, तो ये सबसे ज़्यादा जापान ने दूसरे देशों में इन्वेस्ट किया है, ये है 227 बिलियन डॉलर। तो मेनली यही पूछा जा सकता है कि इसमें इंडिया की रैंक क्या रही और सबसे ज़्यादा किसको इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ है। अगला देखते हैं, मर्त्यपुरा रे जमराज, ये कोविड-19 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में एक विशेष जूरी पुरस्कार जीतने वाली लघु फिल्म है। तो पूछा गया है किस भाषा की फिल्म है, तो ये एक उड़िया भाषा में बनी एक फिल्म है। वहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, उन्होंने ये फिल्म बनाई और ये हास्य शैली के ऊपर है। कोरोना प्रसार को रोकने के लिए जो भी उपाय हैं उनको लेकर के जागरूकता फैलाने के लिए ये फिल्म बनाई गई थी, तो इसको ये जूरी अवार्ड मिला है। अगला है कि सबरीमाला मंदिर, जहां पर हाल ही में कोविड-19 के कारण वार्षिक उत्सव को रद्द कर दिया गया, ये किस राज्य में स्थित है? तो सबरीमाला मंदिर ये केरल में स्थित है। रेगुलर ये न्यूज़ में रहता है, सुनते रहते होंगे। इसको अयप्पा स्वामी मंदिर भी कहते हैं, ये भी याद रखना है। अगला है, ऑनलाइन बाल यौन शोषण से निपटने के लिए किसके द्वारा प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट प्रारंभ किया गया है? वो छिप गया है पे निकालने में। तो ये फेसबुक के द्वारा प्रारंभ किया गया और बाद में इसमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और भी ऐसी जो टेक कंपनीज हैं वो भी जुड़ गई हैं। और इसमें मेनली 5 स्तंभ है जिनके ऊपर जोर दिया गया है: तकनीकी नवाचार, सामूहिक कार्रवाई, सूचना और ज्ञान साझाकरण, पारदर्शिता और जवाबदेही। ठीक है, अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में राजा पर्वा अथवा रज पर्व मनाया गया? तो ये उड़ीसा में मनाया गया। जो धरती माता या भूदेवी होती हैं उनकी पूजा होती है इस टाइम पे। ऐसा माना जाता है कि 3 दिन तक उन्हें मासिक धर्म होता है, तो इस टाइम पर जो वहाँ के लोग हैं वो कोई भी कृषि कार्य जैसे कि जो जुताई हो गया, बुआई हो गया, ये सब नहीं करते हैं। और उसके बाद अगला जो 4th डेज होता है उसमें स्नान करके फिर ये आगे जो जो भी कृषि कार्य होता है किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत को कोविड-19 से लड़ने के लिए 750 मिलियन डॉलर का ऋण उपलब्ध कराया है। तो ये स्थित कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। इसलिए चांसेस कम रहते हैं कि आपसे पूछा जाए कि उसने कितना असिस्टेंट दिया। ज़्यादातर ऐसे प्रश्न, अगर ऐसी न्यूज़ आती है कि किसी ने असिस्टेंट दिया है भारत को, तो वो ऑर्गेनाइजेशन कब बना था या उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, किससे रिलेटेड है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी स्थापना 2016 में ही की गई थी, अभी जल्दी ही 2014 में प्रस्ताव तो पास किया गया था, फाइनली जाकर के 2016 में इसकी स्थापना हो पाई थी। अगला देखते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी किए गए विश्व प्रतिस्पर्धी सूचकांक। इसके अलावा एक और है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, उसको भी हिंदी में विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक बोलते हैं। प्रतिस्पर्धी उस प्रतिस्पर्धा में कंफ्यूज मत होना, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है। और ये जो विश्व प्रतिस्पर्धी सूचकांक है ये इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट का है। जैसे पूछा गया कि भारत का कौन सा स्थान रहा, तो भारत का 43वां स्थान रहा। और इसमें बताया गया है कि भारत ने जो दीर्घकालिक रोजगार वृद्धि को लेकर के कार्यक्रम बहुत सारे चलाए हैं और भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है, उसकी समग्र उत्पादकता में वृद्धि हुई है, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किया है, उसकी वजह से जो ओवरऑल रैंकिंग में सुधार हुआ है। वैसे भी पिछले साल भी 43 स्थान था, लेकिन जो पॉइंट्स मिलते हैं वो उसमें वृद्धि हुई है। टॉप पे इसमें सिंगापुर रहा है
उसके बाद सेकंड नंबर पे डेनमार्क रहा है। अगला देखते हैं, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 17 जून को मनाया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि यूएनसीसीडी 1994 में इसके ऊपर हस्ताक्षर किए गए थे, और उसके बाद से अगले साल से 1995 से प्रतिवर्ष 17 जून को ये मनाया जा रहा है। अगला है कि ऑटिस्टिक प्राइड डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 18 जून को मनाया जाता है, और इसका उद्देश्य ये है कि लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना कि जो लोग ऑटिज्म वाले लोग हैं तो वो रोगग्रस्त नहीं है, बल्कि विविधता है उनमें, डाइवर्सिटी, वो आम लोगों से अलग है लेकिन वो रोगी नहीं है। ठीक है, ऑटिज्म आपको पता है कि एक तरीके का एक कंडीशन है जिसमें एक आम इंसान की अपेक्षा जो ऐसे लोग होते हैं ऑटिज्म वाले, उनमें सोचने समझने की क्षमता कम होती है कंपैरेटिवली। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय एवं चीनी सैनिकों के मध्य हिंसक झड़प के कारण चर्चा में रही गलवान घाटी कहाँ है? तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही, आपको पता ही होगा, लद्दाख में है। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के लिए किसे अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये टर्की के हैं वोल्कान बोस्किर, इनको चुना गया है। और 74th के लिए कौन थे? तिजानी मोहम्मद बंदे थे नाइजीरिया के, इनको ये रिप्लेस करेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत को 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। इस पद के लिए भारत इससे पहले कितनी बार चुना जा चुका है? तो इस बार यह 8वीं बार चुना गया है, तो इससे पहले 7 बार चुना गया है। सबसे पहले 1950 में चुना गया था भारत इस पद के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें 15 देश हैं, 5 उसमें परमानेंट मेंबर हैं, यूएसए, रशिया, यूके, फ्रांस और चाइना, और 10 और मेंबर हैं। तो अकेला यहाँ से एशिया प्रशांत क्षेत्र से भारत अकेला दावेदार था, तो सर्वसम्मति से चुन लिया गया, कोई था ही नहीं अपोजिशन में। अगला है, हाल ही में देश के ग्रामीणों को आजीविका सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ने किस योजना की घोषणा की है? तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान, इसकी शुरुआत की है। इसमें 125 दिन तक ये चलेगा, और इसमें जो भी वर्कर्स माइग्रेट करके अपने होम स्टेट में आए उनको उनके जैसे भी स्किल्स है उसके अनुसार रोजगार दिया जाएगा। हाँ, इसकी शुरुआत कहाँ की गई है? तो पीएम ने इसकी शुरुआत बिहार के खगड़िया से की है। तो कई बार ऐसा भी पूछ लेते कहाँ से शुरुआत की गई है, तो खगड़िया से की गई है। अगला है, हाल ही में किस बैंक ने अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये कर दिया, जिसको लोन लेना है पूरा ऑनलाइन ही सारा प्रोसेस होगा। अगला है, कोयला और खनन क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो सत्यभामा पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसका फुल फॉर्म है साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। मेनली इसका उद्देश्य क्या है कि अभी तक क्या होता था कि अगर कोई इस क्षेत्र में, कोयला और खनन क्षेत्र में अगर कोई रिसर्च करना चाहता है तो उसका जो भी प्रस्ताव होता था तो फिजिकली जाके उसे जमा करना पड़ता था, और सारी प्रोसेसिंग फिजिकली होती, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। अब क्या होगा कि वो ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकता है, तो काम तेजी से होगा। अगला है कि उपयोगकर्ता अनुकूल व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी कि पीपीई किट, जिसे हाल ही में आईसीआर ने मंजूरी दी, उसका नाम क्या है? तो ये इसका नाम नौरक्षक है। अगला है, विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसकी शुरुआत की थी, और ये 2001 से मनाया जा रहा है विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में। इससे पहले 2002 में जब शुरुआत इसकी की गई थी तो ऐसा कहा गया था कि अफ्रीकी शरणार्थी दिवस ऐसे कुछ करके नाम था, उसके हिसाब से मनाया जाएगा, उसका वो नाम रहेगा। लेकिन बाद में 2001 से इसको विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, तब से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और जैसा कि आपको पता है कि ऐसे जो भी दिवस मनाए जाते हैं सबकी एक थीम होती है, तो इसकी भी है। इस साल इसकी है एवरी एक्शन काउंट्स, एवरी एक्शन काउंट्स। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही है। आगे लेक्चर में हम 21 जून से लेकर के और पूरे जून के मंथ की करेंगे, तो तभी आपको इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा इसका भी पीडीएफ मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।
साथ ही वहाँ पर सारे क्वेश्चंस जो भी हम करंट अफेयर्स के करते हैं, साथ ही बहुत सारे जीके के प्रश्न, तो उनका डेली क्विज होता है, तो आप वहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पर भी पार्टिसिपेट करते हैं तो 10 दिन के बाद जब ये वीडियो आएगा तो आपके सारा करंट अफेयर रिवाइज हो जाएगा। तो आप लोग चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और आपका अगर सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।